चलो, so now today we'll start with a new chapter, that is replacement theory. ठीक है, ये भी सेकेंड यूनिट का ही चैप्टर है. सो रिप्लेसमेंट थियोरी, रिप्लेसमेंट क्या होता है गर्ल्स? व्हाट डू यू मीन बाय रिप्लेसमेंट? मैम किसी एक की जगह पे दूसरे को रिप्लेस करना. ओके, सो अब यहाँ पर देखो क्या होता है बिजनेस में ना, कई बार ऐसी सिचुएशंस आपके पास आती हैं जहां पर कुछ आइटम्स को, लाइक मशीन्स को या इलेक्ट्रिक बल्ब्स हो गए, या कोई भी ऐसी आइटम्स होती हैं जिनको हमें टाइम टू टाइम रिप्लेस करना पड़ता है. ठीक है, सो क्यों रिप्लेस करना पड़ता है? बिकॉज यू नो एट आफ्टर सम टाइम उनकी एफिशिएंसी या तो कम हो जाती है, वो वर्क करना, प्रॉपर वर्क नहीं करना, मतलब वर्क नहीं करते हैं, या फिर कई बार सडन फेलियर्स हो जाते हैं. राइट, कोई एकदम से बल्ब फ्यूज हो गया, बंद हो गया, तो अब उसको तो रिप्लेस करना ही पड़ेगा ना. सो मीन्स कि या तो ये चीजें ग्रेजुअली होती हैं या सडनली कई बार ये चीजें हो जाती हैं, तो हमें रिप्लेस करना पड़ता है. मीन्स अब आप रिप्लेसमेंट बेसिकली कौन सी सिचुएशन में करेंगे? जब या तो हमारी पुरानी आइटम बिल्कुल फेल हो चुकी है, या फिर वो हमें उम्मीद है कि आने वाले कुछ टाइम में वो फेल हो जाएगी. राइट, एंड बेसिकली यहाँ पर द ओल्ड आइटम, लाइक जिससे आपको लग रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा खराब हो गई, जैसे हमारा एक्टिवा या कुछ होता है, हमें लग रहा है कि यार अब तो इस पे बहुत खर्चा ही लगी जा रहा है, इसको थोड़ा हर दूसरे दिन इसको रिपेयर करवाना पड़ता है, इसको ठीक करवाना पड़ता है, सो इट्स बेटर हम न्यू ले लें, बिकॉज इसको काफी टाइम हो गया है, अब इस पे खर्चा ज्यादा होने लग गया है हमारा. राइट, होता है ऐसे, तब भी हम सोचते हैं कि हमें वो चीज को रिप्लेस करना चाहिए. राइट, यस मैम. या फिर कई बार क्या होता है कि कोई चीज की बेटर टेक्नोलॉजी आ जाती है और हमारी वाली बिल्कुल ही ऑब्सोलीट हो जाती है टेक्नोलॉजी, तब भी हम ऐसा कर सकते हैं, रिप्लेस करने का सोच सकते हैं. ठीक है, सो ऐसे कुछ रीजंस हैं जिनके कारण हमें चीजों को रिप्लेस करना पड़ता है. गर्ल्स ये क्लियर है कब कब रिप्लेसमेंट करनी है? हमने एक बार लिख भी दूं यस मैम. इफ यू वांट. बेसिकली एक तो फेलियर, जब हमारी आइटम का फेलियर हो जाता है, फेलियर मींस ग्रेजुअली भी हो सकता है, टाइम टू टाइम, और सडनली भी हो सकता है. या फिर अगर हमें एक्सपेक्ट ऐसा है कि इट विल फेल शॉर्टली, मींस हमें एक्सपेक्टेशन है कि इट विल फेल शॉर्टली, कि वो थोड़े टाइम के अंदर अंदर वो फेल हो जाएगी. या लिख लो इट इज एक्सपेक्टेड टू फेल शॉर्टली, तब भी हम जो है ऐसे इसको रिप्लेस कर देते हैं. और मैंने क्या बताया, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी या डिजाइन कुछ इम्प्रूव हो गया है, ठीक है, तब हमें रिप्लेस करना पड़ सकता है उसको. और क्या रीजन मैंने बताया यहाँ पर? कि उसपे ज्यादा ऑपरेटिंग या मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ गई है, कि उसको मेंटेन करने में, उसको चला, यस मतलब मैम. तो हमारा बहुत ज्यादा वो खर्चा बढ़ने लग गया है, इंक्रीज इन मेंटेनेंस कॉस्ट. सो तब हम सोचते हैं, तो ये कुछ रीजंस हैं. सो अब मैंने आपको पहले ही बता दिया, दो टाइप के फेलियर्स हैं हमारे. कौन कौन से हैं? एक हमारा ग्रेजुअली, मीन्स कि जब हमारा धीरे धीरे टाइम के साथ चीजें धीरे धीरे वो होनी शुरू हो जाती है, डिटेरियोरेट होनी शुरू हो जाती है. तो और दूसरे चीज है जो मैंने बोला सडनली, कि सडनली भी हमारी कोई चीज खराब हो सकती है. अब ये जो सडन फेलियर्स हैं, इसमें ना लाइक तीन टाइप्स इन्होंने बताई हुई है. एक है प्रोग्रेसिव, में थोड़ा सा थियोरी पार्ट आपको करवा रही हूँ ताकि आपका एक बेस क्लियर हो कि हम इसमें कर क्या रहे हैं. सबसे पहले यहाँ पर सडनली में बताया हुआ, एक होता है प्रोग्रेसिव फेलियर, एक होता है रेट्रोस्पेक्टिव फेलियर, नहीं रेट्रोग्रेसिव है, सॉरी रेट्रोग्रेसिव, इसको ठीक कर लेना, रेट्रोग्रेसिव फेलियर, एंड द थर्ड वन इज रैंडम फेलियर. अब ये क्या होते हैं? जैसे जो सबसे पहले प्रोग्रेसिव फेलियर है, उसमें होता है कि लाइक इसमें ना उस चीज के फेल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है जैसे जैसे उसकी लाइफ बढ़ती रहती है. अब जैसे बल्ब्स हैं, जब हम लेकर आए ठीक है चल रहे हैं, बट थोड़ा टाइम बाद जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो इट इज पॉसिबल कि वो फेल हो जाए, मतलब कि सडनली भी फेल हो जाए. हो सकता है ना कि कई बार चलते चलते बल्ब फेल हो गया, ऐसा तो नहीं होगा आज ही आप लेकर आए तो वो आज ही फेल होगा, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है जब उसको हम ज्यादा यूज करते हैं. रेट्रोग्रेसिव फेलियर में क्या आएगा? इसमें आएगा बेसिकली कि कई बार क्या होता है कि कोई आइटम ना, उसकी प्रोबेबिलिटी जब वो उसको टाइम हो जाता है फेल होने की, कम हो जाती है. मीन्स कि जब उसको लेकर आए हैं तब ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो फेल हो जाए या वो ना चले. जब एक बार वो चलने लग गया तो हमें होता है कि नहीं अब ये प्रॉपर चलता ही रहेगा.
सो इसको बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव फेलियर। जैसे कोई इंजन है या कोई चीज है जिसको हमें स्टार्टिंग में डर है, पता नहीं ये वर्क करेगा नहीं करेगा, ठीक है, बट बाद में जब एक बार ये प्रॉपरली काम करना शुरू हो गया, देन वी आर श्योर कि नहीं अब ये इतनी जल्दी फेल नहीं होगा, ठीक है। सो ऐसी कुछ आइटम्स होती हैं, और कई होती हैं जो बिल्कुल रैंडमली फेल हो जाती है, जिसमें ऐसा नहीं है लाइक कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है या कुछ है वो एकदम से ही फेल होगी, ठीक है, चलना बंद होगी, तो वो रैंडम फेलियर्स हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है ये गर्ल्स? यस मैम। ओके। मतलब जो सडन फेलियर और ग्रेजुअल में फर्क पता क्या है? सडन में ये है कि आपको पता ही नहीं होता वो चीज कब हो जाएगी, मींस इसमें कांस्टेंट नहीं है कि आज हमने इंस्टॉल किया तो हमें पता है कि 4 दिन बाद या 10 दिन बाद रिप्लेस करना ही है, नहीं, सडन मींस कभी भी हो सकती है वो चीज। बट ग्रेजुअली में हमें पता होता है, लाइक जब हम डेप्रिसिएशन भी करते हैं हमें पता होता है ना एक्सपेक्टेड लाइफ एक मशीन की इतनी है कि हमें 5 years बाद 7 years बाद उसको रिप्लेस करना ही पड़ेगा, दैट इज कवर्ड अंडर ग्रेजुअल, ठीक है। सो दिस वाज द बेसिक थिंग जो हमने क्लियर करनी है। अब जो रिप्लेसमेंट में हमें डिसीजंस लेने क्या है, व्हाट वी हैव टू डिसाइड कि जब हमें रिप्लेसमेंट करनी है, तो रिप्लेसमेंट डिसीजंस की अगर मैं बात करूं, सो हियर वी हैव टू डिसाइड कि एक तो मुझे डिसाइड करना है कि मुझे रिप्लेस करना कब है, टाइम ऑफ रिप्लेसमेंट, कि मुझे चीज को कब रिप्लेस करना है। एक मुझे डिसाइड करना है हाउ मच टू रिप्लेस, मींस लाइक मेरी कोई चीज खराब हुई है तो क्या उसका एक पार्ट ही मुझे रिप्लेस करना चाहिए या मुझे पूरा का पूरा उसको रिप्लेस करना चाहिए। जैसे फोन है, उसमें आपका टच पैड खराब हो गया है, स्क्रीन खराब हो गई है, तो क्या आपको स्क्रीन बदलवा लेनी चाहिए या आपको फोन ही न्यू ले लेना चाहिए, मतलब इस टाइप से कि कोई पार्ट रिप्लेस करना है या हमें उसको पूरा रिप्लेस करना है। सो ये डिसाइड करना पड़ता है। एक आपको डिसाइड करना पड़ता है यहाँ पर कि हाउ टू रिप्लेस, अब उसको रिप्लेस करना कैसे है, मींस कोई और मशीन से किस मशीन से रिप्लेस करें, इस टाइप के कुछ डिसीजन जो होते हैं। जैसे आपके पास एक या दो ऑप्शंस हैं तो कौन सी मशीन से इसको रिप्लेस करें, सो लाइक दिस। तो ये सारे आपको डिसीजन यहाँ पर लेने होते हैं। क्लियर है? अब ये तो रहा थ्योरी पार्ट, इसको अब हम और ज्यादा नहीं करेंगे। सिंपली अब इसमें ना आपके जो चैप्टर में मेथड्स हैं या कह लो टाइप्स हैं, किस किस टाइप की रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, सो वो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। गर्ल्स मेरी वॉइस आपको क्लियर है ना, सब कुछ क्लियर हो रहा है गर्ल्स? यस मैम। यस मैम। तो अभी हमारे 4 मेथड जो है इस चैप्टर में हमने करने हैं, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट वाला वो थर्ड है, ठीक है। मैं आपको नेम्स भी बता देती हूँ क्या क्या है। सबसे पहला है, एक सेकंड, रिप्लेसमेंट फॉर ए आइटम, एक बार इनके नेम्स भी देख लो, रिप्लेसमेंट पॉलिसी फॉर ए आइटम डिटेरियोरेटिंग ग्रेजुअली, मतलब जो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ ग्रेजुअली डिटेरियोरेट हो रही है। और इसमें ब्रैकेट में एक चीज लिखी हुई है, विदाउट चेंज इन मनी वैल्यू, कि हम मनी वैल्यू में जो चेंज होता है हमारा वो कंसिडर यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, कि क्योंकि टाइम के साथ साथ हमारी मनी वैल्यू में भी तो चेंज होता रहता है, तो वो हमने इस मेथड में कंसिडर नहीं किया। नेक्स्ट मेथड में बिल्कुल सेम लाइन लिखी हुई है, बस चेंज क्या है, विद चेंज इन मनी वैल्यू, कि हमने यहाँ पर जो मनी वैल्यू में चेंज हो रहा है वो भी साथ साथ में देखना है, विद चेंज इन मनी वैल्यू, कि लाइक टाइम टू टाइम जो आज हमारी मनी की वैल्यू है वो ऑब्वियसली कल और नहीं रहेगी, आपको पता है ये प्रेजेंट वैल्यू जो मनी की वो कम होती रहती है फ्यूचर में। सो वो इसमें कंसिडर करेंगे सेकंड मेथड में। थर्ड मेथड क्या है, इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट पॉलिसी फॉर आइटम्स ब्रेकिंग सडनली, अब जो अचानक से कोई टूट जाए, रिप्लेसमेंट पॉलिसी फॉर आइटम जो सडनली ब्रेक हो रही है। इसके अंदर ना हमने दो चीजें करेंगे कंसिडर जब आप ये मेथड करोगे, इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट आएगा एक इसमें, एक आएगा ग्रुप रिप्लेसमेंट। अब इसको हम आगे समझेंगे जब इसका ये मेथड हम करेंगे, एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट मेथड। मतलब अगर मैं बोलूँ इस चैप्टर में 15 मार्क्स का क्वेश्चन क्या आता है तो आई विल से ये ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थर्ड मेथड, बिकॉज जो फर्स्ट सेकेंड एंड इवन फोर्थ तो बहुत ही कम आता है, फोर्थ तो मेथड बहुत कम आता है, फर्स्ट और सेकेंड मेथड जो है ना ये 5 के लिए ही ज्यादातर आते हैं। तो 15 मार्क्स में जो आएगा ये श्योरली, बिकॉज ऑब्वियसली आपका जो सेकेंड यूनिट है ना इसमें आपके पास ज्यादा चॉइसेस नहीं है, 4 ही चैप्टर है, तो ऑब्वियसली यू कैन इजिली एक्सपेक्ट कि हर चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो चैप्टर ये क्वेश्चन इसका जरूर आएगा,
बट मोस्टली चांसेस है कि यही थर्ड मेथड से ही आएगा। बाकी ये जो है ये 5 के लिए ही ज्यादा आते हैं, ठीक है, एंड फोर्थ बहुत कम आता है। सो एक बार फिर भी हम कर लेंगे इसको। स्टाफ रिप्लेसमेंट पॉलिसी, कि हमें कई बार अपने स्टाफ को भी रिप्लेस करना पड़ता है, तो ये उसके रिगार्डिंग है। ओके गर्ल्स, अभी तक इतना क्लियर हुआ जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं? Yes, ma'am. Girls, give me a second. Actually, I have got a call. Just wait. ओके चलो, लेट इट बी। यस, सो अब हम फर्स्ट मेथड अपना स्टार्ट करें। बहुत इजी है ये, पहले वाले मेथड्स जो हैं वो कंपैरेटिवली इतने डिफिकल्ट नहीं है। बाकी मेनली जो है आता हमारा 15 में थर्ड ही है, बट यू नेवर नो कि वो फर्स्ट में भी कोई पॉइंट डाल के उसको भी 15 में डाल सकता है, या यू नो पार्ट्स में क्वेश्चन आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये 5 के लिए ही करना है, तो कभी कभार यू नेवर नो किस टाइप का वो एग्जामिनर डालेगा। चलो, सो अब इसमें करना क्या है, ये बहुत इजी है। इसमें हमें क्या करना है, तो एक सेकेंड गर्ल्स। हेलो, यस यस, सॉरी गर्ल्स फॉर द इंटरप्शन। यस, सो अब हम फर्स्ट मेथड करेंगे। उस मेथड के लिए मेरी वॉइस ऑडिबल है ना आपको? Yes, ma'am. ओके, सो अब इसमें ना, अब हमने करना क्या, इसके लिए एक फॉर्मूला है वो पहले देख लेते हैं, उसी से ही आपको ये मेथड आपका हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले में क्या होता है, पहले मैं लिख देती हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन इसके टर्म्स में क्या क्या है। सबसे पहले टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला जो यहाँ पर हमें दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट यहाँ पर उसका फॉर्मूला दिया है सी माइनस एस या इधर ब्रैकेट में टी भी लिख सकते हैं हम, प्लस समेशन ऑफ एम टी। तो यहाँ पर अब क्या है ये टर्म, सी हियर स्टैंड फॉर कॉस्ट ऑफ द एसेट, कि हमने वो चीज खरीदी कितने की थी। यहाँ पर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, मैं आपको आगे मेथड भी समझाऊंगी, बट वो मेथड में मूव फॉरवर्ड करने से पहले आपको एक फॉर्मूला बता रही हूँ कि हम टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं किसी भी एसेट की। हम देखेंगे सबसे पहले मैंने वो चीज खरीदी कितने की थी, राइट, माइनस कि उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है, मतलब वो मेरी बिकेगी कितने की। लाइक अगर मैंने उसको 1 लाख में खरीदा था एंड अगर वो 10,000 में बिकेगी, तो मेरे को एक तो वो पता लग जाएगा, ठीक है, कॉस्ट माइनस जो उसकी स्क्रैप वैल्यू है, प्लस कि उस पे जो है मेरा आज तक कितना मेंटेनेंस का खर्चा, टोटल समेशन वर्ड यूज किया है, मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी लगी है। इससे मुझे पता लग जाएगा कि टोटल उस पे खर्चा कितना लगा। लाइक मैंने 1 लाख का कोई एसेट खरीदा है, चलो 10,000 तो मुझे एंड में मिल भी जाने हैं, वो मैंने माइनस कर दिए, ठीक है। और प्लस उसमें जो ड्यूरिंग द लाइफ में उसको मेंटेन करने में, लाइक एक्टिवा होता है या कुछ होता है उसको, या कोई मशीन है, उसके मेंटेनेंस में जो मैंने खर्चा किया, इन सबको जब मैं ऐड कर दूंगी, सो इट विल यू नो, ये हमारा क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। ये गर्ल्स आपको फॉर्मूला क्लियर है? किसी को भी इस फॉर्मूले में कंफ्यूजन है?
नो मैम। ठीक है, सो कॉस्ट जितने का खरीदा था उसमें से जो स्क्रैप वैल्यू एंड में मुझे पैसे मिलने जाने वो माइनस कर दिए, प्लस उसमें मैंने कितना ओवरऑल मेंटेनेंस कॉस्ट की है, जितने साल भी वो मेरा एसेट मेरे पास रहा है। ठीक है, तो अब इसको करेंगे कैसे। नाउ इसमें अब हम एक टेबल बनाएंगे, क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 ही देखते हैं जो आपकी बुक में दी हुई है। गर्ल्स एक बार निकाल लो एग्जांपल 1। यस मैम। ठीक है, तो उसका एक बार डाटा चाहे मुझे बोल दो, एक बार हम वो कर लेते हैं। एक ही कराऊंगी, या ज्यादा नहीं करेंगे, जस्ट आपका बेस क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन करना कैसे है। मैम 8 ईयर्स 8 तक है। ओके, 8 ईयर्स तक दिया हुआ है, 900 वाला ही है ना क्वेश्चन। यस मैम। ठीक है, सो हमें यहाँ पर ईयर्स दिए हुए हैं, 8 तक दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। एक सेकंड मैं इसको ना थोड़ा मैम दूसरे तरीके से लिख लेते, आ जाएगा फिर। वो एक्चुअली सॉल्व करने वक्त दूसरे तरीके से लिखना पड़ेगा ना। चलो रुक जाओ, मैं इसका ना वो पेज ही डाउन कर देती हूँ। यस मैम, नेक्स्ट पेज ले लो। ओके, ठीक है, सो यस मैम। यस, 1 to 8 हाँ जी, अब मुझे बता दो ईयर्स हमारे 1 2। मैम 8। ठीक है, नेक्स्ट, और क्या दिया हुआ है। ऑपरेटिंग कॉस्ट दी हुई है। ऑपरेटिंग कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट गर्ल्स एक ही होती है, अब ये चीज यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट बोल रहे हैं या ऑपरेटिंग बोल रहे हैं, सेम थिंग है। बोलना है इसका डाटा 900 1200 900 1200 1600 2100 1600 2100 2800 3700 2800 3700 4700 5900। 4700 5900। यस ठीक मैम। है, सो ये आपको मैम ऑपरेटिंग कॉस्ट भी दी है। उसके बाद आपको और क्या दिया हुआ है, रीसेल वैल्यू। ओके, मीन स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, रीसेल वैल्यू क्या होता है गर्ल्स, स्क्रैप स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, सो वो भी आपको एक बार यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। बताना इसकी वैल्यूज 4000 2000 4000 2000 1200 600 1200 600 500 400 500 400। मैम देन 400 400 ठीक है, रिपीट। ठीक है, सो ये आपको क्वेश्चन में रीसेल वैल्यू दी हुई है। अब आपने गर्ल्स करना क्या है, देखो अब आपने लगाना तो वो फॉर्मूला ही है, तो उस फॉर्मूले में आपको क्या क्या चाहिए था एक बार जस्ट बताओ। मैम कॉस्ट स्क्रैप वैल्यू और मेंटेनेंस वैल्यू। अब मेंटेनेंस वैल्यू का टोटल चाहिए था ना, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो वहां पे। यस मैम सम। तो अब मुझे मेंटेनेंस का सम करना है, मींस कि जैसे यहाँ पर तो मुझे एक दी हुई है ना मेंटेनेंस, अब मुझे उसको क्यूमुलेटिव निकालना है। मींस ये एम्प्टी मेरे को दिया हुआ है यहाँ पर, ये वाला, तो मुझे समेशन ऑफ एम्प्टी चाहिए। तो वो मैं कैसे करूंगी, इनको ऐड करती रहूंगी। पहले का क्या आ गया 900, देन 900 प्लस 1200 कितना होता है 2100. 2100। ठीक है, और आगे बोलिए, एक सेकंड, तब तक आप एक बार अपने ये निकाल लो, मैं एक बार मुझे बोल देना फिर, एक सेकंड वेट करो। ठीक है, हाँ जी, बोलिए जरा वैल्यूज। 900 देन 2100 देन 3700 हाँ जी फटाफट बोलो। नेक्स्ट 5800 8600 ठीक है, नेक्स्ट 86 मैम 1 to 12300 मैम ये 12000 आएगा। देन 17000 22900। ठीक है, सो ये ठीक है सारी, एक बार चेक कर लो वैल्यूज ठीक है सारी। ओके, सो हमारा एमटी का टोटल आ गया है। अब हमें और क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था कॉस्ट में से रीसेल वैल्यू माइनस कर दें। सो मतलब मुझे सी माइनस एस भी तो चाहिए, राइट। फॉर्मूले में यस आपको मैम। अगर फॉर्मूला एक बार दोबारा देखना है तो एक बार दिखा देती हूँ। ये फॉर्मूला था, तो मुझे सी माइनस एस प्लस एम टी, मेरे पास ये तो आ गया।
अब मुझे C माइनस एस भी तो कहीं ना कहीं चाहिए ना, तो कॉस्ट क्या दी हुई है गर्ल्स क्वेश्चन में, गिवन है ना 7,000 का लिया था, दिया हुआ है ना ऊपर क्वेश्चन में, परचेज यस प्राइस, मैम। राइट, परचेज प्राइस इज 7,000 एंड रीसेल वैल्यू जो है वो आपको दी हुई है, तो अब 7,000 माइनस 4,000 करो कितना आता है, 3,000। ओके नाउ अब 7,000 माइनस 2,000, 5,000। 7,000 तो वही रहेगा, कॉस्ट थोड़ी चेंज होगी, स्क्रैप वैल्यू चेंज हुई जा रही है, तो वो हम क्रैप सही वैल्यू अलग अलग माइनस हो जाएगी। बताओ वैल्यूज फटाफट। मैम 5800, 6400, हाँ जी 65, 66 मैम, बाकी 66, 66 में। ओके चलो यहाँ तक क्लियर है, किसी को इतने में डाउट गर्ल्स बताइए, एनीवन? No, ma'am. ठीक है, सो अब हमने क्या करना है, मुझे निकालनी है टोटल कॉस्ट, आई हैव टू फाइंड द टोटल कॉस्ट। अब मुझे टोटल कॉस्ट कैसे निकालनी, मैंने आपको पहले ही बता दिया, दिस प्लस दिस, फॉर्मूला यही है, यस मैम। तो इसको करिए जरा प्लस और निकालिए टोटल कॉस्ट। मैम 3900, हाँ जी 7000, 71 सॉरी। एक सेकेंड, 7,100 आ रहा है, यस मैम। ओके नेक्स्ट, मैम 95, then 12,200, 15,100, 18,900, 23,000, मैम 18,900, then 23,600, 29,500। ठीक है टोटल कॉस्ट क्लियर। अब हमने क्या Yes. करना है नाउ, अब हमने फाइंड करनी है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट कैसे आती होती थी, टोटल कॉस्ट को ईयर्स के साथ डिवाइड कर दें, राइट, Yes. अब फर्स्ट ईयर के साथ डिवाइड किया, 3900 डिवाइडेड बाय 1 इज 3900, नाउ 7100 डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज कॉस्ट कितनी आ गई एक साल की, 71, 3550। ठीक है। सो इसी तरीके से अब डिवाइड करके मुझे एवरेज कॉस्ट बताओ, अब 95 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा ना, बोलिए Yes वैल्यू। मैम। मैम 3166.67। ओके नेक्स्ट 3050। नेक्स्ट मैम 3020। नेक्स्ट 3150। ओके नेक्स्ट 3371.14। ओके नेक्स्ट 3687.5। चलो, सो अब इसमें हमारा आंसर क्या आएगा, अब हमने देखो ये सारा पूरा टेबल बना लिया है, अब क्या है हमने ना वो सबसे पहले तो ना वो वाला पॉइंट हमारा रिप्लेसमेंट का आएगा, हमने यहाँ पर बताना क्या है कि कब मशीन को रिप्लेस करें, कब ऐसा रिप्लेस करें, हम कब रिप्लेस करेंगे जब हमारी जो कॉस्ट है ना, एवरेज कॉस्ट जिस पॉइंट पे मिनिमम होगी, मतलब जिसके बाद बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पर ध्यान से मैं इसका पैटर्न ऑब्जर्व करूं, तो पहले हमारी एवरेज कॉस्ट 3900 आ रही थी, देन कम होके 3550, देन दिस देन दिस देन दिस, इस पॉइंट के बाद अब देखो तो बढ़नी फिर से शुरू हो गई है, राइट और Yes, नॉट। ma'am. 50 के बाद तो मतलब हमने सबसे मिनिमम जो वैल्यू होती है उस पर स्टार बना देना, ये हमारी सबसे मिनिमम वैल्यू है, और ये कौन सा ईयर है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बताओ, 5। 5 5। सो इसका मतलब हमें 5th ईयर के एंड में जो है रिप्लेसमेंट करनी है। सो रिप्लेसमेंट कब होगी, क्योंकि जो उन्होंने बोला कि 5th ईयर में जो हमारी एवरेज कॉस्ट है ना वो सबसे मिनिमम है, सो रिप्लेसमेंट शैल टेक प्लेस एट द एंड ऑफ 5th ईयर। ओके क्लियर है, Yes. 5th ईयर के एंड में हमने इसको रिप्लेस करना है, बिकॉज इसके बाद कॉस्ट फिर से बढ़नी शुरू हो गई है, तो अब हमें इस पॉइंट पे आके अब मशीन को चेंज रिप्लेस कर देना चाहिए। क्लियर, इजी है ये, Yes मैम। ओके। सो अब इसके साथ का ना आपको कोई और क्वेश्चन भी करवा दूं, वैसे इजी है काफी, एक सेकेंड में एक क्वेश्चन है, मैं ना एग्जांपल 6 आपको करवा देती हूँ, ठीक है, वी हैव ना टाइम और नहीं, आई थिंक 6 मिनट्स आर लेफ्ट फॉर द मीटिंग, ओके कोई बात नहीं, इसका मैं थोड़ा सा मैट्रिक्स बनवा देती हूँ, मैट्रिक्स बोल रही हूँ सॉरी, इसका वो डाटा लिखवा देती हूँ, देन आप इसको कर सकते हो, ठीक है।
सिक्स्थ एग्जांपल जिसमें टैक्सी ऑनर दिया हुआ है, मिल गई गर्ल्स? टैक्सी Yes, ऑनर ma'am. एस्टिमेट्स, वो वाला एक बार बस थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, देन आप उसके अकॉर्डिंगली कर लो। हाँ जी, इसमें डाटा क्या क्या दिया हुआ है, ईयर्स हमें कितने दिए हुए हैं, 5 दिए हुए हैं। Yes, 1 ma'am. 2 3 4 एंड 5, एंड हमें और ऑपरेटिंग कॉस्ट दी हुई है। Operating ऑपरेटिंग cost कॉस्ट बताना एक बार, 10,000, 12,000, 10,000 12,000 15,000, 18,000, 15,000 18,000 20,000. 20,000। सो ये हमें हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट भी दी हुई है। अच्छा, अब इसमें ना नीचे एक लाइन लिखी है, वो जरा देखो ध्यान से। फ्रॉम द 6th ईयर द ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू 6,000 के, वेयर के इज इक्वल टू 6 7 8 9 10, मतलब जो ईयर्स दिए हुए हैं। तो मतलब 5 की तो उन्होंने मुझे एग्जैक्टली बता दी, उसने बोला बाकी के 6 से 10 जो ईयर्स है ना, उसकी आप ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालोगे, बस जो ईयर आई जाएगा, मतलब एक इक्वेशन टाइप दे दी, 6,000 इंटू के मतलब ईयर्स। अब ईयर्स अगर 6 है तो 6 इंटू 6,000 कितना हो जाएगा, 36, 36,000। ठीक है। अगर के 7 है मतलब 7 ईयर्स है तो कितना हो जाएगा, 42 आ जाएगा. ठीक है। इस तरीके से ही आपका आ जाएगा। अब इसकी वैल्यूज फटाफट 10 तक बोल दो, क्या क्या आ रही है। Ma'am, 48,000, 54,000, हाँ जी, 60,000. ठीक है, 48 54 एंड 60, राइट। सो ये आपका Yes. 8 9 10 यहाँ तक क्लियर है। सो ये ईयर्स एंड मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी ये आ गई है। हाँ जी, तो अब आपका यहाँ पर नेक्स्ट जो है रीसेल वैल्यू का भी एक पॉइंट दिया हुआ है, वो भी रीड आउट करो। यहाँ पर दिया हुआ है, इफ द रीसेल वैल्यू डिक्रीजेस बाय 10% ऑफ द परचेज प्राइस ईच ईयर, व्हाट इज द बेस्ट रिप्लेसमेंट पॉलिसी। अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है, कहता जो रीसेल प्राइस है ना, वो आपके परचेज प्राइस का 10% हर बार कम हो जाता है। तो यहाँ पर वो क्या बोलना चाह रहा है, कैसे आएगा। मेरी परचेज प्राइस क्या थी, मुझे पहले तो ये बताओ। Ma'am, 60,000. 60,000 थी, राइट, ओके। तो वो कह रहा है कि जो रीसेल वैल्यू है हर बारी जो है मेरी 10% ऑफ द परचेज प्राइस से कम हो जाती है। परचेज प्राइस था हमारा 60,000, तो उसका पहले 10% करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास क्या आ गया, 6,000. बट यहाँ पर ना वो देखो 6,000 आपको ऐसे नहीं बता रहा है, ऐसे नहीं बोल रहा है वो। यहाँ ना वो एक थोड़ा घुमा के पॉइंट दे रहा है, थोड़ा ध्यान से इस पॉइंट को सुनो। यहाँ पर वो कह रहा है, एक मुझे ये बताओ, C माइनस एस बेसिकली क्या आ रहा है हमारा, डेप्रिसिएशन में तो आ रहा है C माइनस Yes, ma'am. एस, है ना, कि कॉस्ट इतनी है, एंड में इतने का बचा, तो आ क्या रहा है कि इतना जो इस पे डेप्रिसिएशन लग गई, Yes, राइट। ma'am. Value reduced. हाँ, जो वैल्यू रिड्यूस हुई है इसकी, जो डेप्रिसिएशन लगी है, तो वो ना एक तरह उसने आपको डेप्रिसिएशन का रेट बता दिया है 10%, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर अभी सबसे पहले जो है हमारा आ जाएगा 60,000 का 10% कितना आ जाएगा, 6,000. 6,000, ठीक है। तो सबसे पहले आ गया 6,000। सो उसके बाद नेक्स्ट जो है, एक सेकेंड, मुझे लगता है आई एम जस्ट डूइंग समथिंग रॉन्ग, जस्ट वेट। मैम हम रीसेल वैल्यू नहीं देंगे यहाँ पे। तो एक सेकेंड गर्ल्स, एक सेकेंड, इसमें ना आई थिंक कोई पॉइंट था, आई जस्ट मिसिंग दैट पॉइंट। ओके, हम ऐसा करते हैं, रीसेल वैल्यू से करवाती हूँ, ठीक है। आई थिंक ये आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, मैं डायरेक्टली करवाती हूँ उसको। रीसेल वैल्यू निकालने पहले, चलो रीसेल वैल्यू निकालते हैं, जस्ट लेट इट बी, इजी वे से करते हैं, मुश्किल वे में कंफ्यूजन होगी। रीसेल वैल्यू आपकी क्या आएगी, उसने क्या बोला, आपकी जो रीसेल वैल्यू है ना, वो मतलब परचेज प्राइस के 10% से कम हो रही है। अगर 60,000 परचेज प्राइस था, उसको 10% से कम करो, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 54,000। तो 54,000 लिख लो, ठीक है। अच्छा, और अगर वो फिर से कम हो जाएगी, 6,000 से और कम कर दो ना, कितनी आ जाएगी, 48. 48, और कम करो, 42, 42,000, देन 36, 36, देन 30,
ठीक है, और इसके बाद 24, देन हमारा 18, 18, देन 12, 12, देन then 6. एंड में 0। 0। ठीक है, समझ आया। अब ऐसा आपके पास है, सी भी आपको पता है, अब सी माइनस एस करो, अब आपका आ जाएगा। अब सीधे वैसे कर लो, वैसे कंफ्यूजन हो रही है। करो जरा, 60 माइनस 54 क्या हो गया? 6। मैम टेबल आ जाएगा 6 का। हाँ, देन 12, देन 18 एंड वही सब आ जाएगा। अब समझ आया कैसे आएगी? यस मैम। Yes, ma'am. सीधे वैसे कर लो, बिकॉज वो आई वाज जस्ट थिंकिंग ऑफ ए शॉर्टकट, वो आपको अभी क्लियर नहीं होगा, आप इसी तरीके से कर लो। उसने बोला रीसेल वैल्यू क्या हो रही है, वो हर बार 10% से कम हो रही है। अच्छा गर्ल्स, कोई स्क्रीनशॉट्स ले लो, आई थिंक अब टाइम ओवर होने वाला है मीटिंग का। मैम ले लिए। ओके, होशियार हो गए तुम लोग भी। चलो, सो नेक्स्ट इसी तरीके से गर्ल्स ये सॉल्व हो जाएगा, सी माइनस एस तक आ जाएगा, देन बाकी का आप कर लोगे। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो ये आप ट्राई कर लेना। ठीक है, तो पूरा 6 का टेबल ही यहाँ पर आ जाएगा आपका। गर्ल्स क्लियर हुआ आज का टॉपिक?